स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 1 ध्वनि हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कांतानाथ। यह कहानी लाख की चूड़ियों के बारे में है। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे जो एक कीड़े से बनता है तथा जिससे हमारे काम की बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो उसी लाख से महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां भी बनती है। तो यह कहानी उन्हीं लाख की चूड़ियों के बारे में है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की किसी एक घटना का वर्णन किया है कि बचपन में जब वो अपने मामा के घर जाते थे तो वहां पर एक बदलू नाम का व्यक्ति था। तो वह उनके घर भी जाते थे और वह लाख की उन्हें गोलियां देता था, जिससे लेखक बहुत प्रसन्न होता था और उन गोलियों से खेलता था। आइए अब प्रारंभ करते हैं पाठ लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। यानी कि लेखक जब भी गांव जाता था, अपने मामा के घर जाता था, तो वहां पर बदलू के घर जाता और वहां से उसे ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां मिलती, जिससे वह उसका मन मोह लेती, दूसरे बच्चों को भी प्रसन्न करता। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि वह उनके मामा का गांव था, तो इस हिसाब से बदलू भी उसका बदलू मामा हुआ, लेकिन वह बदलू मामा न कहकर उन्हें बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के दूसरे बच्चे भी उन्हें बदलू काका कहते थे। तो लेखक भी उन्हें उनके साथ साथ उन्हें काका कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब वह उन्हें बदलू मामा कहता और बदलू के घर जाता था, तो वहां पर जो कुछ लेखक ने देखा उसी का वर्णन वो कर रहा है कि बदलू जो है एक मकान के सामने जिस तरह से एक आंगन होता है, वहां पर एक नीम का वृक्ष लगा था। तो उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर वह अपना काम करता था। देखिए हमें जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके नीचे बैठकर बदलू अपने लाख की चूड़ियां बनाने का काम कर रहा है। यहाँ इसके पास ही भट्टी दहकती रहती थी, जिससे कि वह लाख को पिघलाया करता था, और उसके साथ ही एक चौखट उसके सामने पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। यहाँ पर देखिए इस तरह से वह काम करता था, और इसमें वह चूड़ियों को पिघलाना, फिर उन्हें आकार देना, ये सभी कार्य वो यहाँ करता रहता था। तो ये सारा कार्य लेखक के द्वारा देखा जाता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था।
अब मचिया क्या, जो रस्सी या सूतली आदि होती है उससे बना हुआ एक पलंग होता है छोटा, उसे मचिया कहा है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। देखिए, ये यहाँ पर एक मचिया पर बैठा है, पास ही उसका हुक्का पड़ा हुआ है, तो ये उसके साथ पीता रहता था कार्य करने के साथ ही। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। लेखक दोपहर के समय ही वहाँ बदलू के यहाँ जाता था और वह उसे लल्ला कहा करता था, और उसके पहुंचते ही एक छोटी सी बैठने की मचिया मंगा देता, जो अभी हमने चित्र में देखी। तो वहाँ वह बैठकर उसे चूड़ियां बनाते हुए देखता था, और वह एक दिन में 4-6 जोड़ी चूड़ियां बना देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो, क्योंकि वह उन चूड़ियों को इतनी सुंदरता से बनाता था कि बना लेने के बाद वह उन्हें चुपचाप देखता रहता। उसे ऐसा लगता कि किसी नववधु के हाथों में पहना दी गई हो, इतनी सुंदर उसे उसकी चूड़ियां लगती थी। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात जो चूड़ियों का काम करता है, जिस प्रकार से जो लोहे का काम करता है लुहार होता है, सोने का काम करता है सुनार होता है, उसी तरह से बदलू भी चूड़ियों का काम करता था, तो वह मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा अर्थात पिताजी, दादाजी आदि के द्वारा किया जो खानदानी काम होता है, वह जो चला आ रहा होता है पीढ़ियों से, तो बदलू भी यही काम करता रहता था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत अर्थात माल की बिक्री होना। उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की खपत अर्थात माल की बिक्री होना, उसकी चूड़ियां बहुत ज़्यादा बिकती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियां गांव की महिलाएं तो लेती ही थी, लेकिन आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय, अब वस्तु विनिमय क्या होता है कि पहले के समय में लोग किसी चीज को लेने के बदले में पैसा नहीं देते थे। जैसा कि आज हम बाजार जाते हैं, कोई भी सामग्री खरीदते हैं, तो उस सामग्री के बदले में हमें पैसा देना होता है। लेकिन पहले के समय में उस वस्तु के बदले कुछ सामग्री देनी होती थी, जैसे अनाज आदि या कोई भी चीज, तो उसे ही वस्तु विनिमय कहा गया है। तो वह वस्तु विनिमय उस समय चलता था, तो बदलू भी पैसा न लेकर वस्तु विनिमय करता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेना यहाँ पर एक तरह से मुहावरा है, उसका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अपना घाटा, यानी अपना जो नुकसान हुआ है उसे पूरा कर लेना। तो बदलू भी अब तक जो इतना पैसा नहीं कमाता था, वह इस समय में कमा लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर बिगड़ गया था अर्थात उसको गुस्सा आ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। अब लोहे लग गए भी यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, अर्थात बहुत मुश्किल से मनाना, अर्थात उसको मनाने में बहुत समय लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए जो मिलते सो अलग, अर्थात वह एक विवाह आदि के अवसर पर ही इतना कुछ एक साथ कमा लेता था।
यदि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में यदि वह कांच की किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता अर्थात वह बहुत अधिक दुखी हो जाता, परेशान हो जाता। तो कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। वह इतना क्रोधित हो जाता कि वह किन्हें सुना देता, उन महिलाओं को, कि सुना भी देता कि ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मुझसे किसके लिए आया है यहाँ? लेखक के लिए। लेखक जब बदलू के घर जाता तो उससे खूब बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। तो यहाँ पर बदलू अपने शहरी ज्ञान के आधार पर भी बता रहा है। लेखक देखिए यहाँ पर एक छोटी मचिया पर बैठा है और यहाँ बदलू से उसकी बातचीत हो रही है। दोनों बैठकर खूब बातें किया करते थे। तो यहाँ वह अपने शहरी ज्ञान के आधार पर बता रहा है कि शहरों में तो महिलाएं इस तरह से रहती है, वे लाख की चूड़ियों का वजन भी सहन न कर पाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिरदारी करना अर्थात उसकी आवभगत करना। किसी के मेहमान के घर आने पर हम जिस तरह से उसे खातिरदारी करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, तो बदलू भी यहाँ उसके आने पर खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो वह उसे अच्छा भी इसलिए लगता था क्योंकि वह उसे खेलने के लिए रोज नई नई गोलियां देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वैसे तो वह जब छोटा था तब जाता रहता था हर छुट्टियों में, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि वह दो तीन बार ही वहां गया और उनके पिताजी की बदली हो गई अर्थात ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के यहाँ न जा सका। वह दूर चले गए होंगे तो वह अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक की रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि लेखक का इतना समय अब बीत चुका था कि लेखक स्वयं भी तो बड़ा हो चुका था। इसलिए अब उसकी खेलने में तो रुचि रही नहीं, तो गोलियों में भी रुचि नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी वो अब बदलू को इतना याद नहीं करता था, उसे भूल चुका था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अर्थात लेखक यह कहना चाह रहा है कि उस इतने समय के बाद जब लेखक मामा के यहाँ गया तब उसे यहाँ पर कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। उसे सब जगह कांच की चूड़ियां ही दिखाई दी, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब एक दिन सहसा यानी अचानक ही मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अर्थात लेखक के मामा की छोटी लड़की जो थी वह गिर गई और उसी की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में
घुस गई, उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। यानी लेखक ही था तो लेखक को ही उसको संभालना था। तभी सहसा अचानक ही मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक को बदलू ने पहचाना नहीं, क्योंकि वह इतने लंबे समय के बाद गया था तो वो बड़ा हो चुका था और काफी देर तक निहारता अर्थात उन्हें देखता ही रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, अर्थात लेखक ने अपना नाम बताया और उनसे बात शुरू की। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी कि थोड़ी सी देर लगी उसे पहचानने में, लेकिन वह लेखक को पहचान चुका था। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो उसे मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अर्थात लेखक ने उनसे पूछ ही लिया, क्योंकि उसे वह सब सामग्री जो बचपन में दिखाई देती थी वह अब नहीं दिखाई दी। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। अब यहाँ पर बदलू इस समय के बदलाव को बता रहा है कि वह जब लेखक इतने समय बाद उससे मिला और उसे जो आश्चर्य हो रहा है तो उसका काम क्यों बंद हुआ, उसका वह कारण बता रहा है कि आजकल का समय मशीनी युग हो गया है। आजकल के समय में सब काम मशीनों से होता है, यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। किसानों का काम भी मशीनों ने ले लिया है और मशीनों से काम करने में समय भी कम लगता है और काम में सुंदरता भी ज्यादा आती है, तो सब लोग मशीनों के काम को पसंद करते हैं। तो उसने यही कहा कि अब लाख जो मैं हाथ से बनाता था उसमें वो बात कहाँ है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। क्योंकि लेखक ने अभी अपने घर पे वो कांच की घटना देखी ही थी, इसलिए बदलू से ऐसा कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक प्रकार की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, अर्थात अब बदलू भी कुछ बूढ़ा हो चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। यानी लेखक को देखते ही वह पहचान गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब यहाँ मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आजकल का जो मशीन युग है उसने कई ऐसे लोगों को जो हाथों से काम करते थे उन्हें बेरोजगार बना दिया है। सारा काम मशीनों ने ले लिया है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो या। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होना अर्थात उसके सामने देख करके बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह,
बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, क्योंकि बचपन में तो वह खूब आम खिलाता था उसे, इसलिए उसे भी अब वह बात याद आ गई। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, यानी लेखक के जाने पर उसे खाने की चीजें दिया करता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यहाँ पर बदलू की भी अपनी स्थिति नजर आती है कि वह इतना गरीब हो चुका था, समय के साथ उसके पास पैसों का अभाव हो गया था, तो इस वजह से उसे अपनी गाय तक भी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उसका पालन भी वह नहीं कर पा रहा था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे से आम ले आई। डलिया अर्थात टोकरी की तरह का एक पात्र जिसके अंदर वह आम रख कर लाई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत अर्थात समय में, यानी एक ही समय में खूब सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया, अर्थात लेखक ने कहा। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी, यानी फबना बहुत अच्छी लग रही थी, यानी कि उसकी बेटी रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब यहाँ पर लेखक ने उसको ये कहा कि हार कर भी हार नहीं मानी। इससे हमें बदलू के इस व्यक्तित्व का पता चलता है कि वह जब अंतिम जोड़ा था तब उसे वह बेच सकता था, अच्छी कीमत वसूल कर सकता था, लेकिन उसे इतना कीमत उसे मिल नहीं रही थी, तो उसने वह सस्ते में भी नहीं बेचा। उसने वह अंतिम जोड़ा भी अपनी बेटी के लिए रख लिया। यहाँ पर हमें बदलू का यही व्यक्तित्व दिखाई देता है कि थोड़े से पैसों के लिए भी उसने अपना व्यक्तित्व नहीं बदला। कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, हमें अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व कांच की तरह टूटने वाला नहीं, बल्कि ठोस होना चाहिए, जो कि आसानी से टूटे नहीं।